जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग इस 4 स्लाइड में, ये रहा पहला, ये दूसरा स्लाइड, ये तीसरा और ये लास्ट स्लाइड, यानी इस 4 स्लाइड में हम लोग विलयन चैप्टर के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से संबंधित 3 क्वेश्चन को करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो मैं सुधीर कुमार और आपका ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल वायरस गुरु, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग देख रहे हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या है। इसकी सहायता से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और भी आगे पूछने के चांसेस हैं, तो इसे ध्यान से समझेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए पहले आप लोग एक कंसेप्ट समझोगे कि ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है। तो उसके लिए देखिए, ये रहा एक कंटेनर, इस कंटेनर में हम भर देते हैं जल, इसको बंद करके इसमें भर दिए यहाँ तक जल। अगर इसमें सिर्फ जल भरा हो या फिर कोई भी विलायक ले सकते हैं, अगर जल भरा हो तो इसके सतह पर सिर्फ और सिर्फ इस जल के ही कण होंगे और किसी के भी कण नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ जल के यानी कि विलायक के ही कण होंगे इसके सतह पर। और ये जो विलायक के कण है ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब वाष्प में कन्वर्ट होंगे तो इस वाष्प के द्वारा इस द्रव के सतह पर, द्रव जो विलायक है इसके सतह पर जो भी दाब लगाया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कहेंगे। तो ये रहा शुद्ध विलायक, और शुद्ध विलायक का जो वेपर प्रेशर है उसको कहेंगे पी नोट ए, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हम मिक्स कर देते हैं अवाष्पशील विलय को। अवाष्पशील विलय का मतलब है कि वैसा विलय जो वाष्प में कन्वर्ट न होता हो, अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय को जैसे ही इसमें मिक्स करेंगे तो इस विलयन में देखना कि परिवर्तन क्या होगा। अब इस कंटेनर में जल भी है और जल के साथ अवाष्पशील विलय भी है। अवाष्पशील विलय है, इसका मतलब अब इसके सतह पर जल के साथ साथ इसके जो सतह होंगे, ये जो विलयन बन गए, इसके सतह पर जल के साथ साथ इस अवाष्पशील विलय के भी कण होंगे। यहाँ पर कुछ विलायक के कण हैं, यानी जल के कण हैं, अभी जल विलायक के रूप में लिए हुए हैं, विलायक के कण हैं, और कुछ इसमें जिसको हम क्लड कर रहे हैं, इसमें कुछ कण इसके सतह पर ही कुछ विलय के कण होंगे, ये इस तरह से। अब देख रहे हो कि विलय तो अवाष्पशील है, यानी विलय के कण वाष्प में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो जितने भी विलायक है जो कि वाष्पशील है, शुद्ध विलायक, इसमें विलयन में आकर के जितने भी विलायक होंगे, वो विलायक जो वाष्प में कन्वर्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी वाष्प के द्वारा इस पर प्रेशर लगाया जाएगा। तो आप लोग यहाँ देख भी सकते हो कि विलयन में वाष्प कम बना है, तो वाष्प, इस वाष्प के द्वारा इस विलयन के सतह पर यानी द्रव की सतह पर वाष्प दाब भी कम लगाया जाएगा। जबकि शुद्ध विलायक में देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण है इसके सतह पर, तो ये सभी कण वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे और ज़्यादा वाष्प बनने के कारण इसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर जो विलयन प्राप्त हुआ है, उस विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब कम हो रहा है। तो इसमें इसके अपेक्षा इसके वाष्प दाब में जो कमी होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब लैंग्वेज देखते हैं। देखिए, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी पी नोट ए, ये जो शुद्ध विलायक है इसका वाष्प दाब की बात करें तो हो जाएगा पी नोट ए। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा पी नोट ए के अपेक्षा विलयन में उपस्थित विलायक, यानी इस विलयन में जिसमें अवाष्पशील विलय मिला दिए हैं, उसमें इस विलयन में उपस्थित विलायक के वाष्प दाब में होने वाले कमी, इस विलायक के वाष्प दाब में जो कमी हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसके अपेक्षा? तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अपेक्षा। तो ये रहा विलयन, इसके वेपर प्रेशर को हम लोग मान लेते हैं पी एस, विलयन के वेपर प्रेशर को पी एस। पी एस कम हो जाएगा और पी नोट, इसके वेपर प्रेशर को मान लेते हैं पी नोट ए। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि पी नोट ए
ज़्यादा हो जाएगा पी एस से। तो ये जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इसको आप लोग इस प्रकार से कैलकुलेट करोगे कि रिलेटिव लॉरिंग RLVP इक्वल टू ये पी नोट ए माइनस में पी एस जो कमी हुआ है, तो डेल्टा पी ए बट्टा में पी नोट ए, डेल्टा पी बट्टा में पी नोट ए, इस तरह से आप लोग कैलकुलेट करोगे। डेल्टा पी ए बट्टा में पी नोट ए, ये इस तरह से। इसी को बराबर में क्या लिखोगे, या करके लिख सकते हो कि RLVP इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस में पी एस जो कि विलयन का ये वाष्प दाब है, और बट्टा में हो जाएगा पी नोट ए, इस तरह से। तो इस तरह से RLVP का ये फॉर्मूला निकल गया कि RLVP बराबर पी नोट ए माइनस पी एस बट्टा में पी नोट ए। अब इसकी सहायता से हमें विलयन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो विलयन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आप लोग पहले इतना लिखोगे और कहोगे कि राउल्ट के नियमानुसार, अगर राउल्ट का नियम आप लोगों ने पढ़ा है तो राउल्ट के नियम के अनुसार एक फॉर्मूला निकलता है जिसमें क्या होता है, तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो होता है ना, विलय का मूल अंश यानी जीटा बी के बराबर होते हैं। यानी RLVP इज इक्वल टू जीटा बी, ये हो जाएंगे। या RLVP को अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए हैं, पी नोट एस माइनस पी एस, पी नोट ए माइनस पी एस, पी नोट ए माइनस पी एस, अब बट्टा में हो जाएगा पी नोट ए, ये बराबर हो जाएंगे जीटा बी। और जीटा बी है तो ये बी का मोल अंश यानी विलय का मोल अंश है, तो विलय का मोल अंश निकालना हो तो ऊपर में रखेंगे विलय का मोल और बट्टा में टोटल मोल यानी कि Na प्लस में Nb। अब देखिए, अगर ये विलयन तनु हो, यानी तनु विलयन के लिए आप लोग जो देख रहे हो, ये विलय जो है ना, तनु विलयन होगा, ये बहुत ही तनु होंगे तो इसमें विलय का मात्रा कम होगा, बहुत ही कम होगा। तनु विलयन में विलय का मात्रा कम होता है, और जब विलय का मात्रा कम होगा तो हम इस विलय के मोल को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हो Na प्लस Nb लिखा हुआ है, इसमें से Nb को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं Na प्लस Nb, ये लगभग में बराबर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ Nb के, यानी विलायक के मोल के। तो लिखेंगे इसलिए पी नोट ए माइनस पी एस बट्टा में पी नोट ए बराबर हो जाएगा Nb बट्टा में हो जाएगा Na। या फिर इसको आगे कैलकुलेट करोगे, पी नोट ए माइनस पी एस बट्टा पी नोट ए बराबर हो जाएगा Nb बट्टा में Na। अब यहाँ ऊपर में है विलय का मोल, नीचे में हो गया विलायक का मोल। मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है N बराबर द्रव्यमान गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी जिसका मोल निकालना हो उसका दिया गया जो द्रव्यमान होगा उसको ऊपर में रख दोगे, और जो मोलर द्रव्यमान होगा उसका वो नीचे में रख दोगे। तो यहाँ पर हमें विलय का मोल निकालना है। अगर आपको x का मोल निकालना है तो x का द्रव्यमान ऊपर में गिवन मास और x का मोलर द्रव्यमान नीचे में रखना पड़ेगा। यदि हमें b का मोल निकालना है तो b का गिवन मास यानी WB ऊपर में और बट्टा में हो जाएगा MB, इतना होगा। और नीचे में लिखोगे क्या, Na का मोल बराबर WA यानी गिवन मास ऑफ A और बट्टा में हो जाएगा मोलर मास ऑफ A यानी विलायक का, इस तरह से। तो इतना आ गया। इसके आगे कैलकुलेट करने पर आप लोग देखते हो इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहाँ से आ जाएगा ये पी नोट ए माइनस में पी एस बट्टा में पी नोट ए इक्वल टू, यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करना खुद से ही, यहाँ आप लोग देख सकते हो। चलो इसी में लिख दे रहा हूँ, WB बट्टा में हो जाएगा MB और इनटू हो जाएगा ये MA बट्टा में WB, इससे कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया, ये आपका एक व्यंजक निकल गया जिसके द्वारा आप लोग विलय का मोलर द्रव्यमान यानी कि ये MB कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें आप लोगों को एक बात पर ध्यान देना है कि
ये MB, WB, MA, WB क्या है ना, WA हो जाएगा यहाँ पर, ये सब क्या है, तो इस पर ध्यान देना है। तो आप लोग जब ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे तो अंत में लिख देना कि यहाँ PS बराबर विलयन का वाष्प दाब, PS बराबर विलयन का वाष्प दाब। सेकेंड आप लोग देखोगे PA तो समझ ही रहे हो, P नोट A समझ रहे हो, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, तो इसको भी लिख दो P नोट A बराबर शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर वाष्प दाब। यहाँ पर MB WA बराबर हो जाएगा ये विलय का द्रव्यमान, विलय का दिया गया द्रव्यमान या सिर्फ द्रव्यमान लिखो, विलय का द्रव्यमान। यहाँ जो MWA दिया गया, WB हो जाएगा, सॉरी WB हो जाएगा विलय का द्रव्यमान, और WA हो जाएगा, WA जो निकालेंगे वो हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पर देख रहे हो MB और WB भी है, MA और MB भी है। MA बराबर हो जाएगा विलायक का मोलर द्रव्यमान, और MB बराबर हो जाएगा विलय का मोलर द्रव्यमान। यानी आप लोग इतना लिखोगे तब टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है क्वथनांक का उन्नयन क्या है, इसकी सहायता से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि क्वथनांक के उन्नयन का परिभाषा भी लिखा हुआ है कि किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाले कमी को डेल्टा टीवी कहते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी हम मानेंगे, अब कैसे कमी हो रहा है उसको भी समझेंगे। तो देखिएगा, हम ले लेते हैं एक शुद्ध विलायक, ये रहा, इसमें शुद्ध विलायक भरा हुआ है, कोई भी विलायक हो सकता है, चाहे तो यहाँ पर जल ले सकते हैं, ये शुद्ध विलायक रहे। अब शुद्ध विलायक है तो इसमें पिछले कंसेप्ट के तरह ही इसमें भी इस पर सिर्फ शुद्ध विलायक के कण होंगे, तो ये इसका सिर्फ वाष्प बनेगा, और इसका मतलब इसमें ज़्यादा वाष्प बनेगा। जब इसमें हम अवाष्पशील विलय को मिक्स कर देते हैं, अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं, तो अवाष्पशील विलय मिलाने पर इसमें जो विलयन प्राप्त होता है उसमें आप लोग समझ भी सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण ही ना रहेंगे इसमें, जबकि विलय के कण भी आ जाएंगे जो कि अवाष्पशील विलय है ना। इसमें विलायक के कण के अलावा विलय के कण भी आ जाते हैं, दोनों के कण आ जाते हैं। और जब दोनों के कण हैं इसका मतलब इसके सतह पर जो कण होंगे वो विलायक के कण भी होंगे और विलय के कण भी होंगे। इसमें जो ब्लैक ये जो देख रहे हो इसमें ये कण हो गए, और इसमें जिसको हम रेड कर रहे हैं वो विलय के कण हो जाएंगे। तो ये देखिए विलय के कण है जो कि अवाष्पशील है। अब देखो कि इसमें वाष्प कितना बनेगा, इस सतह पर जितने कण हैं वही वाष्प में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो ये जो है ना वाष्प में कन्वर्ट होने वाले कण कितने होंगे उसको देखिएगा। तो ये विलायक का कण जो कि वाष्पशील है वाष्प में कन्वर्ट होगा, ये भी विलायक का कण वाष्प में कन्वर्ट होगा, ये भी विलायक का कण वाष्प में कन्वर्ट होगा, ये दोनों भी वाष्प में कन्वर्ट हो गए। अब आप लोग ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो वाष्प बना है उसका मात्रा इसके अपेक्षा ज़्यादा है, यानी इसमें वाष्प दाब ज़्यादा हो जाएगा। अब वाष्प दाब ज़्यादा होने से फर्क क्या पड़ता है उसको समझिएगा। अब देखिए, हम जब इसमें वाष्प दाब ज़्यादा है तो इसका क्वथनांक की बात करें तो इसके लिए ग्राफ एक बनाना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना। तो इसका क्वथनांक कम होगा और इसका क्वथनांक ज़्यादा हो जाएगा। इसका रीज़न भी समझिएगा। इसका जो क्वथनांक है, इसके क्वथनांक को मान लेते हैं इसके क्वथनांक को हम मान लेते हैं, ये शुद्ध है तो इसके क्वथनांक को हम मान लेते हैं, क्वथनांक बराबर हो जाएगा T नोट B, यानी कि जो शुद्ध विलायक है इसके क्वथनांक को मान लेते हैं T नोट B, और जो विलयन बन गया है इसके क्वथनांक को मान लेते हैं TB। इसका क्वथनांक हो गया TB जो कि विलयन है, तो क्वथनांक बराबर हो जाएगा इसका TB, क्वथनांक बराबर
टीबी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये जो विलयन है इसका क्वथनांक कम रहेगा, ये सॉरी शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम और विलयन का क्वथनांक अधिक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर टी नोट बी इज लेस देन टी बी, ये हो जाएगा। अब ये होंगे कैसे उसको समझिएगा। तो इसको समझने के लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, और बता दें कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उसी समय आपको ग्राफ भी बनाने होंगे। तो ग्राफ देखिएगा कुछ इस तरह से बनेंगे, ये x ये y, इसमें आप लोग यहाँ पर जो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इतना तक जो प्रेशर है वो है वायुमंडलीय प्रेशर, वायुमंडलीय दाब है, यानी कि 1 atm है, इसको मान लेते हैं वायुमंडलीय दाब के बराबर है, 1 atm मान लिया उसको, वायुमंडलीय दाब है। अब देखिए इसमें अगर हम शुद्ध विलायक का, जो शुद्ध विलायक है इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इसमें जो विलयन है, विलयन उसका ग्राफ हम बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसके नीचे में आ जाते हैं इस तरह से। अब ये बनेंगे कैसे तो देखिए समझिएगा। क्वथनांक क्या होता है पहले उसको समझना पड़ेगा। तो ये देखिए ये वायुमंडलीय दाब, और ये जो आपका ग्राफ बन रहा है, ये जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ये ग्राफ है शुद्ध विलायक का, प्योर सॉल्वेंट का, ये शुद्ध विलायक का जो है ग्राफ है। अब शुद्ध विलायक का ग्राफ है तो इसको समझिएगा कि ये ग्राफ इसको टच कर रहा है तो किस तरह से ऊपर जा रहे हैं। मान लीजिए कि इस टेम्परेचर पर ये जो ताप है, इस टेम्परेचर पर इसका जो वाष्प दाब है, जिसको हम लोग पी कहेंगे, प्रेशर कहेंगे, वो है कितना, तो ये वाला इतना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर बनना स्टार्ट होगा, ज़्यादा वेपर बनेंगे, और ज़्यादा वेपर बनेगा तो वाष्प दाब भी ज़्यादा होता जाएगा। तो देख रहे हो आप लोग, जब टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पर, इस टेम्परेचर पर ये टेम्परेचर, तो वाष्प दाब हो जाएगा यहाँ इसके बराबर। जब और भी टेम्परेचर बढ़ा दिए यहाँ तक आ गए तो वाष्प दाब और भी बढ़ गया। एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें हम टेम्परेचर को इतना बढ़ा देंगे जिससे कि प्योर सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो इसी पॉइंट को, इसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। अब ये प्योर सॉल्वेंट है, इसको लिखेंगे टी नोट बी। अब ये देखिए विलयन, अब आप लोग ध्यान से देख भी सकते हो कि सेम टेम्परेचर रखेंगे तो जो विलायक होंगे, विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा और विलयन का वाष्प दाब कम होगा। तो विलायक का वाष्प दाब देख रहे हो कि इस टेम्परेचर की बात करें, इस टेम्परेचर पर हम विलायक की वाष्प दाब देखें तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना तक आ जाएगा, और ये जो विलयन है इसका वाष्प दाब आ जाएगा यहाँ तक इतना। तो चूंकि शुद्ध विलायक का वाष्प ज़्यादा बन रहा है तो वाष्प दाब ज़्यादा सेम टेम्परेचर पर, और विलयन का वाष्प कम बन रहे हैं इसलिए विलयन का वाष्प दाब कम हो गया, इसलिए ग्राफ नीचे से जा रहा है ऊपर की ओर। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलयन का भी वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा टेम्परेचर प्राप्त होगा जिस पर इस विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएंगे। तो इसी टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे टीबी, यानी इस विलयन का क्वथनांक, इस विलयन का क्वथनांक। तो यहाँ पर हो गया ये टीबी। आप लोग देख रहे हो कि इन दोनों में कुछ अंतर भी है कि पहले इस शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट कम था, अब ये बढ़ करके थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और यही जितना बढ़ता है उसी को कहते हैं डेल्टा टीबी। ये जितना बढ़ा उसी को कहेंगे डेल्टा टीबी। तो आप लोग देख सकते हो ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। 5 नंबर चाहिए तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। ग्राफ से स्पष्ट है कि, ग्राफ से स्पष्ट है कि टीबी, यानी इसी को हम लोग कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, या फिर क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीबी बराबर हो जाएंगे टीबी माइनस टी नोट बी। ये ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा कम को, तो टीबी माइनस टी नोट बी इतना निकल गया। तो ये रहे क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि टीबी बराबर, यहाँ टीबी बराबर विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक,
और इसमें लिख सकते हो टी नोट बी बराबर शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ये होगा शुद्ध विलायक का क्वथनांक। इस तरह से अब हमें आगे कैलकुलेट करना है इसी की सहायता से, इस फार्मूला की सहायता से हमें कैलकुलेट करना है ये विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। तो देखिए अगला हम स्लाइड में देखते हैं विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा विलय का मोलर द्रव्यमान की गणना, इसमें आप लोग देख रहे हो कि तनु विलयन के क्वथनांक का उन्नयन यानी डेल्टा टीबी, तनु विलयन होना चाहिए, तनु विलयन के क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी विलयन में उपस्थित विलय के मोललता का सीधा समानुपाती होता है। यानी जो तनु विलयन होंगे उस तनु विलयन में जो क्वथनांक का उन्नयन होगा वो क्वथनांक का उन्नयन उस विलयन में उपस्थित विलय के मोललता का सीधा समानुपाती होगा। अर्थात ये जो हम अभी निकाले हैं थोड़ी देर पहले डेल्टा, ये जो डेल्टा टीबी निकाले हैं ये टीबी सीधा समानुपाती हो जाएगा मोललता के एम के। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि डेल्टा टीबी इक्वल टू कंस्टेंट आ जाएगा एक, और कंस्टेंट को लिखेंगे हम लोग केबी इंटू एम मोललता, ये कंस्टेंट रहा। या फिर डेल्टा टीबी बराबर केबी, ध्यान से देखते रहना इसको, इंटू एम मोललता जो है ना इसको हम इस तरह से लिख दें क्या, मोललता को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है विलय का मोल और बट्टा में विलायक का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलायक का, और ये जो विलायक का द्रव्यमान है ये केजी में होना चाहिए, तो इन केजी। मोललता बराबर फॉर्मूला होता है प्रति केजी विलयन में उपस्थित, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की कुल संख्या। तो ये रहे मोललता ज्ञात करने का फॉर्मूला। या फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एनबी, एनबी ज्ञात करने का फॉर्मूला यानी कि मोल निकालने का सूत्र होता है एन बराबर गिवन मास बट्टा में मोलर मास, इस तरह से। तो यहाँ पर एनबी की जगह पर लिख सकते हो डब्ल्यू बी और बट्टा में हो जाएगा एम बी, इतने हो गए। और बट्टा में क्या लिखोगे, इसके बट्टा में डब्ल्यू ए। अब डब्ल्यू ए केजी में निकालना है तो इसको हम ग्राम में ले लेते हैं, और ग्राम में लोगे तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। केजी में लेना है तो केजी में लेने के लिए ये ग्राम में दिया हुआ है, ये दिया रहता है ग्राम में, और केजी में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं इसको। या फिर इसको आगे कैलकुलेट करें तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी बट्टा एम बी, ये डब्ल्यू बी बट्टा में एम बी इंटू ये 1000 ऊपर चला जाएगा और बट्टा में आ जाएगा डब्ल्यू ए, इतना आ गया। यहाँ से आगे हमें निकालना क्या है, तो एम बी विलय का मोलर द्रव्यमान, तो लिखेंगे एम बी बराबर ये डेल्टा टी बी नीचे आ जाएंगे और एम बी इधर आ जाएगा, तो के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, यानी के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, और इन सब के बट्टा में आ जाएगा डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए, डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए। अब आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ सब ये फॉर्मूला निकल गए, आपका व्यंजक प्राप्त हो गया, ये व्यंजक प्राप्त हो गए। अब आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ सब ये सब जो टर्म लिखे हैं वो क्या है, तो इसको लिखना मत भूलना। जब भी 5 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको लिखना है। यहाँ देख रहे हो कि एम बी जो कि हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है, विलय का मोलर द्रव्यमान, तो लिखेंगे एम बी बराबर विलय का मोलर द्रव्यमान, यही होता है एम बी बराबर विलय का मोलर द्रव्यमान। उसके बाद यहाँ देख रहे हो कि डब्ल्यू ए लिखा हुआ है, सॉरी डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी बराबर जाएगा विलय का सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान, यानी दिया गया द्रव्यमान। डब्ल्यू ए बराबर हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग डेल्टा टीबी के बारे में तो जानते ही हो, डेल्टा टीबी बराबर जाएगा क्वथनांक का उन्नयन। और यहाँ पर देख रहे हो केबी लिखा हुआ है, केबी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, या इसका और भी नाम है, या इसी को कहते हैं
क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या एक और नाम याद रखोगे क्रायो, क्वथनांक का उन्नयन है इसलिए हो जाएगा इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक कांस्टेंट। एक होता है मोलर एलिवेशन, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग कहेंगे मोलर क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक, या फिर ये आप दो ही याद रखिए, मोलर उन्नयन कांस्टेंट, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये इस तरह से। तो ये कंप्लीट हो गया किसका, तो वो आपका जो क्वेश्चन है क्वथनांक का उन्नयन क्या है, इसकी सहायता से विलय के मोलर द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला ज्ञात करें। अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हिमांक का अवनमन क्या है, इसकी सहायता से विलय का मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले क्वथनांक का अवनमन, तो इसको समझते हैं कि क्वथनांक का अवनमन होता है। क्वथनांक का अवनमन समझने के लिए हम लोग पहले एक ये विलयन से समझते हैं। ये रहा विलयन, प्रत्येक बार के भांति इस बार भी ये विलयन ये कंटेनर ले लिए, कंटेनर में हम लिख देते हैं विलायक, और ये जो विलायक है शुद्ध विलायक है, इसमें और कुछ नहीं मिलाए हुए हैं, तो शुद्ध विलायक है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि इस बार सिर्फ और सिर्फ विलायक के ही कण होंगे, और विलायक के कण होंगे तो ये वाष्पशील है, इसलिए सभी जितने भी कण है सतह पर सभी वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये वेपर प्रेशर डालेंगे कुछ इस पर। उसके बाद जब इसमें हम अवाष्पशील विलय को मिक्स कर देते हैं, अवाष्पशील विलय मिला देते हैं, तो अवाष्पशील विलय मिलाने के कंडीशन में इसमें आप लोग देख रहे हो कि विलय के साथ साथ विलायक के कण भी होंगे, और वो जो विलायक के कण होंगे वो होंगे अवाष्पशील, विलायक के कण के अलावा विलय के कण भी होंगे, और जो विलय के कण है वो हो जाएंगे अवाष्पशील। इस बार जो इसमें विलय मिला दिए तो ये विलय भी रहेंगे, और ये विलयन प्राप्त हो जाएगा, विलयन प्राप्त हो गया। अब इसमें आप लोग देख रहे हो कि इसके सतह पर इस बार ये सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण ही नहीं होंगे, इसमें विलय इसके सतह पर विलय के भी कण होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण ही नहीं होंगे, विलय के भी कण होंगे, लेकिन विलय का कण वाष्प में कन्वर्ट नहीं होगा। ये जो विलय के कण है ये वाष्प में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो जो वाष्प बनेगा सिर्फ और सिर्फ किसका बनेगा, तो विलायक के कणों का बनेगा। इसका मतलब कि विलयन में वाष्प कम बन रहा है, विलयन में वाष्प कम बन रहा है, और वाष्प कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इसमें हम हम क्वथनांक को, इसके हिमांक को मान लेते हैं। इसका जो हिमांक है उसको हम लिखते हैं TF नोट, और इसके हिमांक को मान लेते हैं TF, सिर्फ और सिर्फ TF, हिमांक बराबर TF। अब देखिए इसमें जो ये TF होता है ना, ये TF कम हो जाता है और T नोट F ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर लिखोगे T नोट F इज ग्रेटर देन TF। अब ये कैसे ज़्यादा हुआ उसको समझने के लिए आप लोगों को ग्राफ समझना पड़ेगा, तो ग्राफ को ध्यान से देखेंगे। इसका ग्राफ देखिएगा, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ देखेंगे, सबसे पहले ये बना लिए, ये X और ये रहा Y। इसमें आप लोग देख रहे हो कि ग्राफ में इस तरह का एक लाइन जो बनाएंगे हम, ये रहा लाइन नहीं, थोड़ा कर्व होना चाहिए, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये कुछ इस तरह से कर्व बनेंगे। ये जो कर्व है ना, यह ध्यान से देखेंगे, ये कर्व, ये जो कर्व बने हुए हैं ये हिमांकित द्रव है, या फिर ऐसे लिख दो कि हिमांकित पदार्थ है ये, चलो हिमांकित द्रव ही लिख देते हैं, हिमांकित द्रव है, यानी यह ठोस अवस्था में है ना, ये ठोस अवस्था में। अब हम लोग अगला जो ग्राफ बनाते हैं ये कुछ इस प्रकार से, इस तरह से ले जाते हैं। ये यहाँ पर मान लेते हैं कि इस टेम्परेचर पर, या फिर यूं कहें कि इस टेम्परेचर पर आगे ये कुछ टेम्परेचर रहा इसका, ये x, ये नीचे ताप है। तो आप लोग देख रहे हो कि मान लेते हैं कि इस टेम्परेचर पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाष्प भी ज़्यादा बनेगा, तो इस टेम्परेचर पर ये जो शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब कुछ यहाँ पर है, ये रहा।
और आप लोग जैसे जैसे टेम्परेचर को घटाओगे तो वाष्प कम बनेगा, और वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब भी घटता जाएगा। तो टेम्परेचर कम करते गए वाष्प दाब घटता गया, टेम्परेचर कम करते गए वाष्प दाब घटता गया, टेम्परेचर कम करते करते वाष्प दाब को घटा करके, इस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को घटा करके इसका जो वेपर प्रेशर है उसको हम किसके बराबर कर दिए, तो इसको हम बराबर कर दिए हैं इस हिमांकित द्रव के वाष्प दाब के बराबर। हिमांकित द्रव जो है उसके वाष्प दाब के बराबर कर दिए। अब ये शुद्ध विलायक है, इसका वाष्प ज्यादा बनेगा, वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। सेम टेम्परेचर पर ये जो विलयन है, इस विलयन का वाष्प दाब इसके अपेक्षा कम हो जाएगा। तो ये रहा विलयन का वाष्प दाब, और जैसे जैसे टेम्परेचर को हम कम करते जाएंगे विलयन का वाष्प दाब भी घटता जाएगा, और घटते 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 यहाँ पर आकर के इस पॉइंट को छू लेगा। और जैसे ही इस विलयन का वाष्प दाब इस हिमांकित द्रव के वाष्प दाब के बराबर होगा तो ये भी ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो टेम्परेचर होगा इसको हम लोग कहेंगे इस विलयन का हिमांक यानी TF, और ये जो है यह शुद्ध विलायक का हिमांक है, शुद्ध विलायक का हिमांक। फिर समझेंगे इसको। ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, दाब, इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये जो लाइन खींचा गया है यह किसके लिए, तो सिर्फ और सिर्फ हिमांकित द्रव के दाब के लिए, वाष्प दाब के लिए। ये पहला वाला जो लाइन है यह है विलायक के लिए, और ये जो विलायक है ये शुद्ध है, शुद्ध विलायक, और ये जो खींचा गया ये है विलयन के लिए। आप लोग देख रहे हो कि विलयन का जो ग्राफ है वो नीचे आकर के हिमांकित द्रव से इस पॉइंट पर कटता है। तो जिस पॉइंट पर ये कटेगा उसी पॉइंट पर इस विलायक का वाष्प दाब और हिमांकित द्रव का वाष्प दाब बराबर होंगे। तो उसी टेम्परेचर को जिस पर विलायक का वाष्प दाब और हिमांकित द्रव का वाष्प दाब बराबर है उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं T0F, यानी शुद्ध विलायक का हिमांक। अब विलयन की बात करें तो विलयन का ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा और इस पॉइंट पर ये हिमांकित द्रव के ग्राफ को इस पॉइंट पर काटेगा। तो इस पॉइंट पर इस विलयन का वाष्प दाब, इस पॉइंट पर इस विलयन का वाष्प दाब हिमांकित द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो गए, और ये जो हिमांकित द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाएंगे तो उसी टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे TF, यानी इस विलयन का वाष्प दाब। इस ग्राफ से आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा TF। ये यानी ग्राफ से स्पष्ट है कि डेल्टा TF, ध्यान से देखते रहेंगे, डेल्टा TF बराबर T0F ज्यादा तो T0F माइनस में TF, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। डेल्टा TF बराबर हो जाएगा T0F माइनस में TF, डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF, ये फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट हमें करना क्या है, तो विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। तो कहेंगे क्या, तनु विलयन के हिमांक का जो अवनमन होगा, तनु विलयन अगर तनु हो तो उसके हिमांक का अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोललता का सीधा समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि डेल्टा TF बराबर सीधा समानुपाती m, या फिर डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF इंटू m, और ये जो KF है ये कंस्टेंट है, या फिर डेल्टा TF इसी को बराबर लिखोगे KF इंटू, ये मोललता है, और मोललता निकालने का फॉर्मूला हम आपको पिछले स्लाइड में बताया है जो कि इस प्रकार से रहा। चलो इसको रहने देते हैं, पिछले स्लाइड पीछे करके आप लोग देख सकते हो। मोललता निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय का मोललता निकालना है, और बट्टा में हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये kg में होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इसको आगे सॉल्व करोगे, डेल्टा TF बराबर KF इंटू नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला WA बट्टा में मोलर मास ऑफ B का निकालना इसलिए B, और बट्टा में हो जाएंगे WA इन kg, और इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि WA बट्टा में 1000, या फिर डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB बट्टा में हो जाएगा क्या MB इंटू 1000, ये ऊपर चला जाएगा और बट्टा में आ जाएगा WA, इतना निकाल लें। लेकिन हमें ये थोड़ी ना निकालना है, हमें निकालना है मोलर मास,
हमें निकालना है विलय का मोलर द्रव्यमान। तो विलय का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एम बी इधर आ गए और डेल्टा टी एफ इधर नीचे आ गए, तो एम बी बराबर हो जाएगा, एम बी बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 और बट्टा में हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। इसमें आप लोग इसके बारे में ये तो फॉर्मूला निकल गए टोटली, ये व्यंजक प्राप्त हो गया अपना। तो इसमें आप लोग इसके बारे में पहले से जानते हो, हम इन दोनों की चर्चा करते हैं। तो ये जो डेल्टा टी एफ है, ये डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा हिमांक का अवनमन या फिर हिमांक में अवनमन, हिमांक का अवनमन ये हो जाएंगे। और ये जो के एफ लिखा हुआ है, ये के एफ बराबर हो जाएगा मूलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, या फिर इसी को कहेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये रहे आपके 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इन तीनों का अध्ययन कर लें और ये क्वेश्चन जो है ना 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहें।